सत्ता में सबसे पहले बात करते हैं अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे युद्ध की, जिसका अब परमाणु विस्तार हो चुका है। अब तक ईरान में सैन्य ठिकानों पर हमले हो रहे थे, IRGC के मुख्यालय पर अटैक हो रहे थे। पिछले कुछ घंटों से स्थिति पूरी तरह बदल चुकी है। ईरान की जवाबी कार्रवाई से घबराए इजरायल और अमेरिका ने अब अपना प्लान बदल दिया है। ईरान में अब परमाणु प्लांट पर हमले हो रहे हैं। परमाणु ठिकानों पर अमेरिका और इजरायल के बम बरस रहे हैं। तो सवाल है कि क्या अमेरिका और इजरायल अब आखिरी दांव चल चुका है? क्या इस युद्ध में आखिरी घड़ी आ चुकी है? क्योंकि ईरान ने भी इसी अंदाज में, इसी तेवर के साथ जवाब देने की चुनौती दी है। आंख के बदले आंख जैसे शब्द का इस्तेमाल किया गया है। यह सिर्फ बयान नहीं है, बल्कि इस युद्ध में बुरी तरह फंस चुके ट्रंप के लिए शॉकिंग न्यूज है। पिछले कुछ घंटों से यह युद्ध कैसे बदल चुका है, परमाणु प्रहार की तरफ शिफ्ट हो चुका है, आपको बताते हैं। ऐसा लग रहा है कि इजरायल के पास अब यही विकल्प बचा है। ईरान के सरकारी मीडिया ने दावा किया है कि इजरायल ने 5 न्यूक्लियर प्लांट पर हमले किए हैं। साथ में 2 स्टील प्लांट को भी टारगेट किया गया है। 2 तस्वीरों से ईरान युद्ध के विस्तार की पूरी कहानी को आप समझिए। अब वहां क्या हो रहा है, आगे क्या होने वाला है। सवाल है कि ईरान इसका जवाब कैसे देगा। क्या ईरान पर पश्चिम एशिया में प्लांट्स पर मिसाइल दागेगा? इसके बाद की स्थिति क्या होगी? हमारे पास इजरायल के हमले की पूरी जानकारी है। किस परमाणु प्लांट पर हमले किए गए, कितना नुकसान हुआ, कैसे इजरायल के ईरान के परमाणु कार्यक्रम को टारगेट कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र की परमाणु निगरानी संस्था IAEA ने बताया है कि ईरान ने बुशहर परमाणु संयंत्र के इलाके में अटैक किया। पिछले 10 दिन में ये तीसरी ऐसी घटना है। आपको बता दें कि यह प्लांट रूस की मदद से बना था। इसकी क्षमता 1000 मेगावाट है। इसे ईरान में यूरेनियम संवर्धन का अहम ठिकाना माना जाता है। ऐसे में ईरान के लिए यह बड़ा नुकसान हो सकता है। दूसरा है ईरान का अर्दकान येलो केक प्लांट। यहां भी इजरायल ने यूरेनियम संवर्धन सेंटर पर अटैक किया है। यहां यजद में परमाणु ईंधन तैयार होता है। 50 टन यूरेनियम प्रति वर्ष उत्पादन यहां से होता है। ईरान की परमाणु सप्लाई चेन के लिए यह बहुत अहम है। तीसरा है खोंदाब हैवी वाटर कॉम्प्लेक्स। यह अराक में 40 मेगावाट का हैवी वाटर रिएक्टर है। परमाणु अनुसंधान में रिएक्टर का इस्तेमाल होता है। रिएक्टर में प्लूटोनियम बनाने की भी क्षमता है। इसे भी इजरायल ने टारगेट किया है। अगला है इस्फहान न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी सेंटर। ईरानी परमाणु प्रोग्राम के लिए यह भी काफी अहम है। यहां पर परमाणु ईंधन की प्लेट्स तैयार होती हैं। एक और है ईरान का परचिन बेस, जहां पर इजरायल ने हमले किए हैं। ये एक तरह से ईरान का परमाणु ट्रायल रूम है। इसे ईरान का मुख्य विस्फोटक परीक्षण केंद्र माना जाता है। IAEA के अनुसार ईरान ने कहा है कि इस हमले में चल रहे रिएक्टर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा और ना ही किसी तरह का रेडिएशन लीक हुआ है। संयंत्र सामान्य रूप से काम कर रहा है। वहीं IAEA प्रमुख राफेल ग्रोसी ने चेतावनी दी है कि अगर किसी हमले में रिएक्टर को नुकसान होता है तो ये बड़ी परमाणु दुर्घटना का कारण बन सकता है। एक और सवाल जो आपके मन में उठ रहा होगा कि इजरायल के इस हमले से ईरान का परमाणु कार्यक्रम कितना प्रभावित होगा, इसे भी विस्तार से आइए समझते हैं। बुशहर परमाणु प्लांट की अगर बात करें तो यहां मुख्य ऑपरेटिंग रिएक्टर को नुकसान नहीं हुआ है। अभी तक किसी रेडिएशन की खबर नहीं है। हमले में कुछ सुरक्षा ढांचे तबाह हुए हैं। खोंदाब हैवी वाटर कॉम्प्लेक्स की अगर बात करें तो इजरायली हमले में नुकसान की खबर है। यहां प्लूटोनियम रिएक्टर को नुकसान का दावा है। प्लांट में न्यूक्लियर मटेरियल मौजूद नहीं है। ऐसे में अभी रेडिएशन लीक का खतरा नहीं है। वहीं अर्दकान येलो केक प्लांट में तकनीकी इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान की खबर है। अभी किसी रेडिएशन लीक की यहां से भी खबर नहीं है। लेकिन ट्रंप बार बार युद्ध विराम और बातचीत के दावे जरूर कर रहे हैं। ईरान में हमलों में कोई कमी भी नहीं देखी गई है। सिर्फ परमाणु प्लांट ही नहीं, बल्कि तेहरान में दूसरी जगह पर भी इजरायल का विध्वंसक हमला हुआ है। तेहरान के अस्पताल में अटैक का दावा किया गया है। एयरपोर्ट के नजदीक भी मिसाइलें दागी गई हैं। तेहरान के इंडस्ट्रियल जोन में भी धमाके सुने गए हैं। इसके अलावा ईरान के रिहायशी इलाकों में भयंकर बमबारी की गई है। IRGC से जुड़े इलाका तबरीज में रिहायशी इमारत पर मिसाइल वर्षा की गई है, जिसमें 18 लोगों की मौत की खबरें हैं। ईरान के 2 बड़े शहरों में विनाशक हमला हुआ है। अहवाज और इस्फहान में भयंकर एयर स्ट्राइक का दावा किया गया है। ईरान की इंडस्ट्रियल फैसिलिटी पर भीषण बमबारी के कई सवाल उठ रहे हैं।
इराक की कई फैक्ट्रियों में विस्फोट हुए हैं, तेल, गैस और पेट्रोकेमिकल प्लांट में धमाके हुए हैं। इन हमलों और धमाकों के बीच ईरान को ट्रंप ने बहुत बड़ी चेतावनी दी है। ट्रंप ने कहा है कि ईरान में 3,500 से ज्यादा टारगेट बाकी हैं। ट्रंप ने जल्द लक्ष्य को पूरा करने का दावा भी किया है। आपको बता दें, ट्रंप की ऐसी बौखलाहट की वजह है ईरान की मिसाइल शक्ति। ईरान लगातार अमेरिका के बड़े बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर को हिट कर रहा है। यूएसएस अब्राहम लिंकन पर 100 से ज्यादा मिसाइलें ईरान दाग चुका है। अमेरिकी बेचैनी इतनी बढ़ गई है कि अब पश्चिम एशिया में एक और अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर डिप्लॉय किया गया है। दावा है कि ईरान से जंग में यूएसएस जॉर्ज बुश शामिल होगा। यूएसएस जॉर्ज बुश के साथ 3 डिस्ट्रॉयर पश्चिम एशिया के लिए रवाना भी हो चुके हैं। इसमें 5,000 सैनिक हैं, 80 मिलिट्री विमानों की तैनाती है। इस इलाके में अमेरिका के 2 एयरक्राफ्ट कैरियर पहले से मौजूद हैं। इससे आप अमेरिका की बेचैनी का अंदाजा लगा सकते हैं। वैसे इंडस्ट्रियल फैसिलिटी पर हमलों से ईरान भड़का हुआ है। ये चेतावनी दी है कि इजराइल को हमलों की भारी कीमत चुकानी होगी। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने चेतावनी दी है। आपको ये बताते हैं कि ईरान के वो कौन से 2 स्टील प्लांट हैं जिसको इजराइल ने भारी नुकसान पहुंचाया है। एक का नाम है मुबारके स्टील कंपनी। ये ईरान का सबसे बड़ा स्टील प्लांट है। कुल स्टील उत्पादन का 50% हिस्सा यहीं से बनता है। मिसाइल कार्यक्रम के लिए यहां से सामान सप्लाई किया जाता है। यहां पर हमले का मकसद है डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को ठप करना। इस्फहान प्रांत में ये स्थित है। यहां बिजली इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टील मेकिंग वर्कशॉप और इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन को नुकसान पहुंचा है। दूसरा है खोजस्तान स्टील कंपनी। ये ईरान का दूसरा सबसे बड़ा स्टील प्लांट है। ये दक्षिण पश्चिम ईरान में है। गैस पाइपलाइन के लिए स्टील स्लैब सप्लाई यहां से होती है। यहां पर अटैक मतलब आर्थिक तौर पर ईरान की कमर तोड़ने की कोशिश है। यहां स्टोरेज शेड्स और वेयरहाउस को टारगेट किया गया है। इजरायली सुरक्षा सूत्रों का दावा है कि इन स्टील प्लांट्स का IRGC से लिंक है, इसीलिए इन्हें सैन्य रूप से महत्वपूर्ण माना गया है। स्टील ईरान के मिसाइल, ड्रोन के उत्पादन में इस्तेमाल होता है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा है कि ये हमले ट्रंप प्रशासन की डिप्लोमेसी की डेडलाइन का उल्लंघन है। उत्पादन ठप होने से अर्थव्यवस्था और पुनर्निर्माण पर असर पड़ा है। सबसे बड़ी बात यह कि पहले संघर्ष को और बढ़ा सकते हैं, क्योंकि स्टील सिविलियन अर्थव्यवस्था का हिस्सा भी है। इजराइल के इस हमले को ईरान व्यर्थ नहीं जाने देगा। ऐसे दावे IRGC की ओर से किए जा रहे हैं। ईरान के विदेश मंत्री ने भी चेतावनी दी है। ये कहा गया है कि अमेरिका इजराइल आग से खेल रहे हैं। बुनियादी ढांचे पर हमला कर ईरान को फिर आजमाया है। औद्योगिक ठिकानों पर हमलों का बदला लिया जाएगा। इस बार आंख के बदले आंख से काम नहीं चलेगा। स्टील और पावर प्लांट पर हमले की कीमत चुकानी होगी। ईरानी बदला अनुमान से कहीं ज्यादा विध्वंसक होगा। लोग अमेरिकी इंडस्ट्रियल फैसिलिटी तुरंत खाली करें। 1 किलोमीटर के दायरे में लोग अपने घर भी खाली कर दें। वैसे भी इजराइल को ईरान की चेतावनी को हल्के में नहीं लेना चाहिए। ईरान ने परमाणु प्लांट का नाम लेकर बदला लेने की बात कही है। आपको बताते हैं ईरान के टारगेट पर इजराइल के कौन कौन से मुख्य परमाणु प्लांट हैं। डिमोना परमाणु अनुसंधान केंद्र, ये ईरान के टारगेट पर है। ईरान का दावा है कि अगर नतांज पर हमला होता है तो वो डिमोना को मिट्टी में मिला देगा। इसके अलावा हाइफा ऑयल रिफाइनरी, अशदोद पोर्ट और पावर स्टेशन भी ईरान के टारगेट पर है। इसके अलावा पश्चिम एशिया में कई ऐसे स्टील प्लांट हैं जो ईरान के टारगेट पर हैं, जिसका संबंध अमेरिका से है। दुबई और अबू धाबी के स्टील और एल्यूमिनियम प्लांट्स पर भी हमले की चेतावनी दी गई है। हिट लिस्ट में बहरीन का अल्बा एल्यूमिनियम प्लांट भी है। सऊदी अरब के जाजान और जुबैल औद्योगिक परिसर पर भी खतरे की घंटी है। यहाँ के पेट्रोकेमिकल और रिफाइनरी यूनिट्स को ईरान टारगेट बना सकता है। ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले के बाद हूती ने भी युद्ध में शामिल होने का ऐलान कर दिया है। इससे ट्रंप और नेतन्याहू की परेशानी बढ़ना तय है। अब तक अकेला ईरान ही अपनी मिसाइल शक्ति से हर रोज नया सरप्राइज दे रहा है। युद्ध शुरू होने से पहले ट्रंप ने जो सोचा था, ईरान की तैयारी उससे कहीं ज्यादा है। ना तो ईरान की हिम्मत जवाब दे रही है और ना ही उसकी मिसाइल पावर खत्म हो रही है। युद्ध में पीछे हटने की बजाय ईरान नए हथियारों के साथ रोज नई चुनौती पेश कर रहा है। इस बीच खबर आई है कि ईरान इस युद्ध को अभी और लंबा खींच सकता है, क्योंकि ईरान की मिसाइल शक्ति अब भी बाकी है। युद्ध के 29 दिन बीत जाने के बाद भी ईरान का मिसाइल भंडार लगभग 70% भरा हुआ है। दूसरी तरफ अमेरिका की सबसे ताकतवर टॉमाहॉक मिसाइल का स्टॉक खाली हो रहा है। इसी वजह से डोनाल्ड ट्रंप का ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है।
क्योंकि अमेरिका ने अब तक बड़े पैमाने पर टॉमाहॉक क्रूज मिसाइलों का इस्तेमाल किया। दूसरी तरफ ईरान अब नई मिसाइलों के साथ तबाही मचाने के लिए तैयार है, जिनके इस्तेमाल से युद्ध की रफ्तार और रुख दोनों बदल सकते हैं। ईरान के एक सांसद मालिक शरियाती का दावा है कि 3 हफ्ते की जंग के बाद भी हमने अब तक अपना 70% मिसाइल बेस इस्तेमाल ही नहीं किया है। तो वहीं IRGC के ब्रिगेडियर जनरल आमिर अली हाजीजादे ने कहा है कि उनके पास इतनी मिसाइलें और मिसाइल बेस हैं कि अगर हर हफ्ते वो इसे दुनिया के सामने लाना शुरू कर दें तो भी 2 साल तक गिनती खत्म नहीं होगी। ईरान की मिसाइलें अंडरग्राउंड सिटीज में सुरक्षित हैं, जिनसे बड़ी संख्या में नई और आधुनिक बैलिस्टिक मिसाइलें जिसमें मौजूद हैं। ईरान के पास मिसाइलों के इतने सीक्रेट गोदाम हैं कि अमेरिका या इजराइल चाहकर भी उसे सरेंडर करने को मजबूर नहीं कर पा रहा। पश्चिमी एशिया में ट्रंप और नेतन्याहू की चिंता बढ़ाने वाली कई रिपोर्ट्स छप रही हैं। ऐसी ही एक रिपोर्ट रॉयटर्स ने छापी है, जिसमें बताया गया है कि अमेरिका ने ईरान की मिसाइल सिटीज को बर्बाद करने के लिए कई हमले किए, लेकिन इस काम में अब तक पूरी तरह वो सफल नहीं रहा है। ये रिपोर्ट बताती है कि ईरान की सिर्फ 1/3 मिसाइलों के तबाह होने की ही पुष्टि की जा सकती है, जबकि 1/3 यानी करीब 33% मिसाइल स्टॉक को लेकर कोई सटीक जानकारी नहीं है। रिपोर्ट ये जरूर बताती है कि 1/3 से ज्यादा मिसाइल स्टॉक अभी पूरी तरह सुरक्षित है। इसी रिपोर्ट में बताया गया है कि ईरान के पास करीब 470 मिसाइल लॉन्चर्स थे, जिनमें से 330 को तबाह कर दिया गया है। अब ईरान के पास सिर्फ 140 लॉन्चर्स बचे हैं। बड़ी संख्या में ड्रोन्स स्टॉक बचे होने का भी दावा है। अब इतने हथियारों के साथ ईरान युद्ध को कितना लंबा खींच सकता है, इसका अंदाजा लगाना तो फिलहाल मुश्किल है। लेकिन इतना जरूर है कि ईरानी मिसाइलों से भरे गोदाम व्हाइट हाउस में खलबली मचा रहे हैं। अंडरग्राउंड सिटी के ऐसे कई वीडियो तेहरान रिलीज कर चुका है, जहां मिसाइलें ही मिसाइलें हैं। ये बेस कहीं जमीन की गहराइयों में है, तो कहीं पहाड़ों के इतने अंदर कि अमेरिका और इजराइल की एजेंसियों के लिए पता लगाना मुश्किल हो रहा है। वो हमले तो कर रहे हैं, लेकिन ईरानी मिसाइल के ठिकानों को उतनी रफ्तार से ध्वस्त नहीं कर पा रहे। ईरान को पहले से खतरे का अंदाजा था। उसे पता था कि अगर मिसाइलों की लोकेशन एक रही तो नुकसान निश्चित है। इसीलिए इतने मिसाइल बेस बना लिए जिससे दुश्मन धोखा खा जाए। उसने अपनी मिसाइलों को केवल बेस पर नहीं, बल्कि पहाड़ों के नीचे बने विशाल नेटवर्क में रखा है। इनमें से एक है यज़द अंडरग्राउंड कॉम्प्लेक्स। 2026 की रिपोर्ट के अनुसार ये ईरान का सबसे आधुनिक बेस है, जो 500 मीटर गहराई में बना है। ये AI कनेक्टेड सिस्टम से लैस है। यहाँ से हाइपरसोनिक मिसाइलें लॉन्च की जा सकती हैं। दूसरा नाम है खुर्रमाबाद मिसाइल बेस, जो ईरान का अहम अंडरग्राउंड बैलिस्टिक मिसाइल बेस है। ये बेस ग्रेनाइट के पहाड़ों के नीचे सुरक्षित है। यहाँ शहाब 3 और इमाद जैसी आधुनिक मिसाइलें तैनात हैं। फारस की खाड़ी में केशम द्वीप भी अंडरग्राउंड किला बन चुका है। यहाँ से ईरान अपनी नौसैनिक मिसाइलों और ड्रोन्स के जरिए हॉर्मुज को कंट्रोल करता है। इनके अलावा एक है इमाम जावेद बेस, जिसे मोबाइल लॉन्चर्स के लिए बनाया गया है। चौड़ी सड़कों वाली इस सुरंग में मिसाइल से भरे ट्रक अंदर ही घूम सकते हैं। अगला नाम है कुनिश कैनियन का पश्चिमी करमनशाह स्थित इस साइट में सुरंगों का जाल है, जो क़याम 1 और फतह जैसी मिसाइलों का ठिकाना है। यहाँ से इजराइल और खाड़ी देशों पर कम समय में हमला किया जा सकता है। एक तरफ ईरान की मिसाइलें अमेरिकी बेस और इजराइल को दहला रही हैं, तो वहीं अमेरिका का घटता मिसाइल स्टॉक ट्रंप की चिंता बढ़ा रहा है। यूएस मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 1 महीने की जंग में अमेरिका ने बड़ी संख्या में टॉमाहॉक मिसाइल इस्तेमाल की हैं। अनुमान है कि अमेरिकी नौसेना के पास करीब 3000 से 4000 टॉमाहॉक मिसाइलें थीं, जिनमें से 1 महीने में अमेरिका ने ईरान पर 850 टॉमाहॉक मिसाइलें दाग दी। इस हिसाब से टॉमाहॉक मिसाइलों का करीब 1/4 हिस्सा खत्म हो चुका है। 1 साल में अमेरिका 600 टॉमाहॉक मिसाइल बनाता है, खुद के लिए 90 से 100 मिसाइलें ही खरीदता है। जिस हिसाब से अमेरिका ने मिसाइलें खर्च की हैं, इस कमी को पूरा करने में उसे कई महीने लग जाएंगे। हालांकि 2024 में इस मिसाइल का पर्याप्त स्टॉक तैयार रखने के लिए जापान के साथ डील हुई थी। ये तय हुआ था कि दोनों मिलकर इसे बनाएंगे, जिससे प्रोडक्शन दोगुना हो जाएगा। लेकिन अमेरिका ने इस साझेदारी के लिए इतनी सख्त शर्तें रख दी कि डील ही अटक गई। युद्ध के धमाकों के बाद अब भारत में चल रहे सियासी युद्ध की बात भी कर लेते हैं, जिसमें बम और गोली नहीं बल्कि चिंगारी भरे बयानों और बोली का इस्तेमाल है।
और इसका केंद्र है पश्चिम बंगाल, जहां चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद से रोज सियासी तापमान में इजाफा महसूस किया जा रहा है। आज इसे गृह मंत्री अमित शाह ने तब और बढ़ा दिया जब वो कोलकाता में ममता सरकार के खिलाफ 40 पन्ने की एक चार्जशीट लेकर पहुंच गए। सबसे पहले हम आपको उसके कीवर्ड्स बताते हैं जिस पर भारी क्लेश शुरू हो चुका है। आज गृह मंत्री अमित शाह ने टीएमसी के 15 साल के शासन का जिक्र करने वाली जो चार्जशीट जारी की है, उसमें ममता सरकार पर कई गंभीर आरोप हैं। इसके कीवर्ड से साफ पता चलता है कि बीजेपी इस चार्जशीट को बंगाल में चुनावी हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने वाली है, क्योंकि इसमें घुसपैठ, भ्रष्टाचार, कटमनी और तुष्टीकरण जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया है। लेकिन इस आरोप पत्र को जारी करते हुए अमित शाह ने ममता बनर्जी के लिए जो कुछ कहा है वो टीएमसी को बहुत चुभा है और उसके नेता बहुत भड़के हुए हैं। अब आपको गृह मंत्री के वो 10 जुबानी तीर दिखाते हैं जो उन्होंने डायरेक्ट ममता बनर्जी और उनकी सत्ता पर चलाए हैं। अमित शाह ने कहा है कि भय और भ्रष्टाचार को ममता सरकार ने बंगाल में अपना बड़ा हथियार बना लिया है। ममता बनर्जी सोनार बांग्ला के सपने दिखाकर बंगाल में सिंडिकेट राज ले आई हैं। गृह मंत्री ने यह आरोप लगाया कि ममता बनर्जी ने मां, माटी और मानुष के प्रचार से द्रोह किया है। टीएमसी के सत्ता में चुनकर आने का आधार सिर्फ झूठ, डर और हिंसा है। अमित शाह ने बंगाल के लोगों से बीजेपी को वोट देने की अपील की और यह कहा कि यह चुनाव भय, भ्रष्टाचार और घुसपैठियों से मुक्ति का चुनाव है। इसके बाद उन्होंने ममता बनर्जी पर कुछ धारदार कटाक्ष किए जो टीएमसी को पसंद नहीं आए। अमित शाह ने कहा, दीदी कभी पैर तुड़वाती हैं तो कभी सिर पर पट्टी बंधवाती हैं, लेकिन ममता दीदी के विक्टिम कार्ड को बंगाल की जनता अच्छी तरह समझ चुकी है। गृह मंत्री ने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी घुसपैठियों को बचाने के लिए एसआईआर का विरोध कर रही हैं और साथ ही ये भी कह दिया कि 6 मई 2026 में बंगाल में बहुमत से बीजेपी की सरकार बनेगी और इसी के साथ पश्चिम बंगाल में घुसपैठियों के सबसे बुरे दिन शुरू हो जाएंगे। ममता दीदी ने हमेशा विक्टिम कार्ड का पॉलिटिक्स खेला है। कभी पैर तुड़वा लेती हैं, कभी सिर पर पट्टी बंधवा देती हैं, कभी बीमार हो जाती है और कभी चुनाव आयोग के सामने बेचारा बनकर चुनाव आयोग को गालियां निकालती है। ये जो चार्जशीट है टीएमसी के 15 साल के काले चिट्ठों का संकलन है। तृणमूल कांग्रेस के कुशासन में बंगाल भ्रष्टाचार की प्रयोगशाला बन चुका है। बंगाल टीएमसी के पोंचो बिपोर जॉय से ग्रसित, यहां घुसपैठियों को प्रोटेक्शन दिया जाता है। तुष्टीकरण को अपना मिशन बना चुकी है सरकार। भ्रष्टाचारी प्रस्तापित रूप से राजनीतिक सिस्टम में पहुंच चुके हैं। कट मनी का कलेक्शन आम बात हो चुका है और सिंडिकेट पर नो एक्शन ये सरकार का स्वभाव बन चुका है। मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से स्पष्ट कर देना चाहता हूं, सिर्फ वोटर लिस्ट से नहीं, देश भर से एक एक घुसपैठियों को हम चुन चुन कर देश के बाहर निकालने के लिए संकल्पबद्ध है और ये मेरी पार्टी का एजेंडा है। अमित शाह ने 40 पन्नों की जो चार्जशीट आज बंगाल की जनता को दिखाई, उससे एक बात साफ है कि विधानसभा चुनाव में बीजेपी टीएमसी को किन बड़े मुद्दों पर घेरने वाली है। बंगाल चुनाव के लिए बीजेपी के मुद्दों का मेन्यू कार्ड क्या है वो आप भी देख लीजिए। राजनीतिक विश्लेषक भी मानते हैं कि बीजेपी बंगाल में भ्रष्टाचार और कट मनी कल्चर को बड़ा मुद्दा बनाने वाली है। इसके अलावा घुसपैठ और तुष्टीकरण भी बीजेपी के एजेंडे में टॉप ट्रेंड कर रहा है। बीजेपी की इस लिस्ट में बंगाल की कानून व्यवस्था का मुद्दा भी शामिल है, जबकि राजनीतिक हिंसा से लेकर महिला सुरक्षा तक बीजेपी ने टीएमसी की सत्ता पर चोट करने की तैयारी की है। हालांकि टीएमसी को आज सबसे ज्यादा ममता बनर्जी पर अमित शाह के जुबानी तीर चुभे हैं। मार्च 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले ममता बनर्जी के सिर में चोट लगी थी, जबकि 2021 में विधानसभा चुनाव के पहले पैर में चोट लगी थी। आज अमित शाह इस पर तंज कर रहे थे तो टीएमसी का जवाब भी आया है। टीएमसी के अनुसार 2021 में पीएम मोदी ने दीदी ओ दीदी कहकर ममता बनर्जी पर तंज किया था। अब 2026 में अमित शाह ने उनके सिर की चोट और पैर के फ्रैक्चर को विक्टिम कार्ड बताकर मजाक उड़ाया है।
अपमान और अहंकार के साथ महिलाओं के प्रति बीजेपी की यही असली सोच है। बंगाल ने महिलाओं से नफरत करने वालों को कभी स्वीकार नहीं किया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि बंगाल को बर्बाद करने की कोशिश में बीजेपी पूरे देश में सत्ता खो देगी। এটা কি মজাক হচ্ছে? क्या हो रहा है? लक्ष्मण का एक रेखा होता है जिसको लक्ष्मण का गंडी बोलता है। सीता देवी को कहा गया था आप लक्ष्मण गंडी पार मत करो। बीजेपी इज क्रॉसिंग ऑल द लिमिट। गतकाल रामनवमीर मिছিল ছিল, পরশু ছিল। ধর্ম মানে কি? ধর্ম মানে মানবিকতা। না জানলে ওই কমিউনাল লোকেদের বলবো বইটা খুলে একটু পড়ুন। আমার হাত থেকে লোক সরিয়ে দিয়ে রঘুনাথপুরে কালকে দাঙ্গা করেছো, বিজেপি করেছো তুমি। তোমার লজ্জা থাকা উচিত। সেই জন্যই সবাইকে সরিয়েছো যাতে দাঙ্গা করা যায়। রঘুনাথগঞ্জের দোকান ভেঙেছো, লুটপাট করেছো। बंगाल में इस वक्त एसआईआर वाली चिंगारियां भी निकल रही हैं। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हमारे संवाददाता ने गृह मंत्री अमित शाह से इस पर भी सवाल किया। वो भी आपको आइए दिखाते हैं। सर, मेरा सवाल यह है, पश्चिम बंगाल में क्योंकि आप लोग कह रहे हैं कि घुसपैठिया है, फिर एसआईआर की प्रोसेस किया जा रहा है उन लोगों के लिए जो कि यहाँ के वोटर नहीं है उनको हटाया जाए, तो पॉलिटिकली एसआईआर के बाद पश्चिम बंगाल में बीजेपी को कितना फायदा होगा सत्ता में आने के लिए? देखिए, एक बात पहले समझ लीजिए, एसआईआर के खिलाफ ममता जी एक काल्पनिक हवा खड़ा कर रही है। देश भर के अब तक लगभग 14 राज्यों में एसआईआर हो चुका है। कहीं पर कोर्ट केस नहीं हुए, कहीं पर जुडिशियल अफसर नहीं बिठाने पड़े हैं। इसी चुनाव में केरल और तमिलनाडु भी चुनाव में है। वहां डीएमके की सरकार है, वहां कम्युनिस्टों की सरकार है। एसआईआर हो चुका, मतदाता सूची प्रसिद्ध हो चुकी है, कोई गड़बड़ नहीं हुई है। एसआईआर को सहयोग न देना इसका एकमात्र कारण है कि ममता दीदी घुसपैठियों को बचाना चाहती है और घुसपैठियों के वोट से फिर से चुनकर आना चाहती है और अगले 5 साल और घुसपैठ कराना चाहती है। मगर ममता दीदी, आपका स्वप्न कभी पूरा नहीं होने वाला है। एसआईआर भी हुआ है और बंगाल की जनता भी इस बार दृढ़ निश्चय लेकर बैठी है कि घुसपैठ को हम सहन नहीं करेंगे। अच्छी कानून और व्यवस्था के लिए वोटिंग करेंगे, विकास के लिए वोटिंग करेंगे, मोदी जी के लिए वोटिंग करेंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाए। और सत्ता में अब उस सियासत की बात जिसकी लैंडिंग आज जेवर के नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हुई है। आज प्रधानमंत्री ने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के फर्स्ट फेज का उद्घाटन किया। ये दिल्ली एनसीआर का दूसरा बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बढ़ते बोझ को कम करने में मदद करेगा। इसीलिए आज हमने न्यूज मित्रों के लिए नोएडा एयरपोर्ट पर एक विशेष वीडियो कुंजी तैयार की है, जिसे लेकर आपको जेवर के इस एयरपोर्ट की सत्ता के बारे में भी पता चलेगा। आज पीएम ने नोएडा के जिस इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया वो देश का सबसे बड़ा और एशिया का दूसरा सबसे बड़ा एयरपोर्ट है, जबकि पूरा तैयार होने के बाद ये एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट हो जाएगा। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कैसे हाईटेक तकनीक और अद्भुत इंजीनियरिंग की मिसाल बनने वाला है, आप वो समझिए। बताया जा रहा है कि इस एयरपोर्ट को सिर्फ ईंट और पत्थर से नहीं बल्कि भविष्य की स्मार्ट टेक्नोलॉजी से बनाया गया है। इसे भारत का पहला डिजिटल और नेट जीरो उत्सर्जन एयरपोर्ट कहा जा रहा है, जहां आपको लंबी लाइनों में लगने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि ये एयरपोर्ट पूरी तरह से डिजी यात्रा से लैस होगा। इस एयरपोर्ट को अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने 2003 में ही फाइल में मंजूरी दे दी थी, लेकिन केंद्र में कांग्रेस और यहां की पहले की सरकारों ने सालों तक इस एयरपोर्ट की नींव तक नहीं पड़ने दी। लेकिन जैसे ही यहां भाजपा एनडीए की सरकार बनी,
दिल्ली में भाजपा एनडीए की सरकार बनी तो जेवर एयरपोर्ट की नींव भी पड़ी, निर्माण भी हुआ और अब ये शुरू भी हो गया है। पहले जो सरकारें रही हैं वे मानती थी कि हवाई यात्रा सिर्फ अमीरों के लिए ही होनी चाहिए। कुर्सी जाने के डर से पहले के सत्ताधारी यहां आने से डरते थे। अब वही इलाका पूरी दुनिया का स्वागत करने के लिए तैयार है। देश का सबसे बड़ा प्रदेश आज देश के सबसे अधिक इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स वाले राज्यों में से एक हो गया है। वैसे कई न्यूज मित्रों के मन में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को लेकर जो बड़ा सवाल चल रहा है वो ये है कि यहां से किन शहरों के लिए फ्लाइट मिलेगी। तो इसकी भी संभावित लिस्ट आ गई है। अब तक की जानकारी के अनुसार नोएडा के इस एयरपोर्ट से मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद और कोलकाता की फ्लाइट मिल सकती हैं। इसके अलावा पुणे, लखनऊ, अहमदाबाद, चेन्नई, गोवा और जयपुर के लिए भी विमान संचालित हो सकते हैं। हालांकि ये अभी आधिकारिक लिस्ट नहीं है। अब आपको ये बताते हैं कि कैसे पूरा तैयार होने के बाद नोएडा का इंटरनेशनल एयरपोर्ट एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनने वाला है और ये कितने फेज में तैयार होगा। पहले फेज के उद्घाटन के बाद अभी सालाना इस एयरपोर्ट की यात्रियों की क्षमता करीब 1.25 करोड़ है। दूसरा फेज साल 2031 तक तैयार होगा, जिसके बाद सालाना यात्रियों की क्षमता 3 करोड़ तक हो जाएगी। दावा है कि तीसरा फेज साल 2036 तक बनेगा, जिसके बाद सालाना यात्रियों की क्षमता 5 करोड़ तक पहुंच जाएगी, जबकि साल 2040 तक ये एयरपोर्ट पूरी तरह बनकर तैयार हो जाएगा, जिसके बाद इसकी क्षमता 7 करोड़ हो जाएगी। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट 52 स्क्वायर किलोमीटर में बनना प्रस्तावित है। अभी चीन का बीजिंग डेक्सिंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट एशिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा है, जिसका एरिया 47 स्क्वायर किलोमीटर है। यानी पूरा बनने के बाद नोएडा एयरपोर्ट की सत्ता एशिया में सबसे बड़ी होगी। यह एक ऐतिहासिक काम हुआ है और यह एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश के विकास की दृष्टि से मील का पत्थर साबित हो। समाजवादी पार्टी ने जब सरकार थी तो चाहते तो वो लोग पहले भी बन सकती थी, एयरपोर्ट को कहीं और ले जाने की कोशिश कर रहे थे। समाजवादी पार्टी का मतलब विकास नहीं गुंडागर्दी है। समाजवादी पार्टी और विकास यह दो अलग अलग ध्रुव हैं। वह विकास की दृष्टि से न कांग्रेस कुछ कर सकती है न समाजवादी पार्टी कुछ कर सकती है। रोजगार और इस सब की दृष्टि से देखें तो कितना ये ज़्यादा प्रभावित होगा। दुनिया का 5वें नंबर का 5 एयरपोर्ट हैं जो उसमें एक नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का भी नाम आया। एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है, तो इससे रोजगार की तो बरसात होगी। मोदी जी का जो कहना है कि जो हम कहते हैं वो करते हैं। आज उन्होंने सितंबर 2021 में जो शिलान्यास किया था, आज उसका उद्घाटन कर रहे हैं। इतनी मुश्किल थी, जेवर से लग रहा था एयरपोर्ट कहीं और चला जाएगा। आपका विशेष सहयोग रहा इसमें। देखिए, ये मैं जानता हूँ कि उस वक्त 150 किलोमीटर में एयरपोर्ट नहीं बनेगा, भिवाड़ी बनेगा, रोहतक बनेगा और हमारी सरकार केंद्र में थी, लेकिन प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी जो इसे आगरा और सफाई ले जाना चाहते थे। मोदी जी ने इसके पहले भी 2019 के लोकसभा चुनाव के पहले कई हवाई अड्डों का उद्घाटन किया था। उसमें मेरी जानकारी में लगभग 5 से 6 एयरपोर्ट सब बंद हो चुके हैं। जो इसके पूर्व में जो हवाई अड्डों का जो हस्त्र हुआ वो हस्त्र जेवर का ना हो, ये मैं मोदी से कहना चाहूँगा। मैं बधाई देता हूँ और उम्मीद करता हूँ इसके बनने से आवागमन में सुविधा होगी। इसके लिए मैं मोदी जी को बधाई देता हूँ। नोएडा एयरपोर्ट के उद्घाटन के बाद यहां पहली फ्लाइट लैंड होने में वक्त है, लेकिन सियासत की लैंडिंग जरूर हो गई है। अखिलेश यादव ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा, बीजेपी का भ्रष्ट प्रबंध, 7 में से 6 नए एयरपोर्ट बंद। वो आगे लिखते हैं, उत्तर प्रदेश के बाकी हवाई अड्डों का क्या हाल है, घास हटवाकर ये भी तो देख लिया जाए। बीजेपी में अरबों का निर्माण सिर्फ अपनों को ठेके बांटकर कमाई को बांटने के लिए होता है। इन्हें ना तो कोई हवाई अड्डा चलाना है, ना उड़ान योजना में कोई हवाई जहाज उड़ाना है। इन्हें तो बस कमाना है।
आज इस एयरपोर्ट के उद्घाटन के वक्त हमारे संवाददाता भी वहां मौजूद थे। रिपोर्टर रील में हम आपको नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का फर्स्ट लुक भी आइए दिखाते हैं। अब TV9 भारतवर्ष आपको नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अंदर लेकर चलेगा। ठीक सामने आप ये देखिए पार्किंग यहाँ पर बनाई गई है और इस पार्किंग से ऊपर आने के लिए बाकायदा एक्सीलेटर आप यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पर जो फेस रिकॉग्निशन कैमरे हैं वो यहाँ पर लगाए गए हैं। बाकायदा कई लेयर सिक्योरिटी यहाँ पर रहेगी। तस्वीरें देखिए किस तरीके से तमाम जो एयरलाइंस होती हैं उनसे जुड़े काउंटर्स यहाँ पर तैयार किए जा चुके हैं। देखिए डोमेस्टिक गेट्स आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। यहाँ पर आपको जो आपका हैंडबैग्स होते हैं जो आप अक्सर कैरी करते हैं फ्लाइट में, वो हैंडबैग यहाँ पर रखने के लिए आपको उनको चेक करने के लिए यहाँ पर आपको मशीनें जो है वो इंस्टॉल कर दी गई हैं और क्या क्या सामान आप ले जा सकते हैं और क्या नहीं ले जा सकते हैं वो भी यहाँ पर बाकायदा एक शोकेस के जरिए दर्शाने की कोशिश फिलहाल की गई है। TV9 भारतवर्ष की टीम आपको रनवे की तस्वीर दिखा रहा है। ये रनवे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तस्वीर है, जिस रनवे पे आने वाले दिनों में देसी और विदेशी जहाज उतरा करेंगे। तो ये जो आपको रनवे की तस्वीर दिख रही है ये नोएडा इंटरनेशनल। हूटर बज चुका है, यानी सत्ता में आज का वक्त खत्म हो गया है। कल शाम 7 बजे आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी। तब तक सभी न्यूज़ मित्रों से मेरी गुजारिश है कि वो सत्ता की न्यूज़ रील्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और फिलहाल मुझे दें इजाज़त।